ठीक है बेटा, आज की हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं और सभी विद्यार्थी लगभग लाइव आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले, और वो आपके पास बेटा एक बार लास्ट टॉपिक हमें बताएंगे हम कहाँ तक पहुँच चुके थे। कोई भी स्टूडेंट हम पढ़ा था सर। बेटा सबसे पहला काम आप सभी को पता है कि आप अपना माइक ऑफ रखें। सबसे पहला काम बेटा आपको यही करना है कि अपना जो माइक है तो प्रत्येक बच्चा सीरियसली इस बात को ले और इसको ऑफ रखें। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमने पढ़ा था वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमने पढ़ा था बेटा इसके अंदर, और कुछ बात हमने एंगल ऑफ रिपोज के बारे में भी पढ़ी थी, जिसको आज हम एक बार दोबारा से रिपीट करके और इसका एक्सप्रेशन आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो बेटा मैंने आपको एक टर्म पढ़ाई थी छोटी सी। एक तो बेटा आपके पास था एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये टर्म थी आपके पास। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं तो बेटा सबसे पहले यही था अपने पास, ये अपना सरफेस है, ये अपना एक ब्लॉक था, ये एक्चुअल वेट क्या था बेटा mg, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या था r। इसके बाद हम बात करते थे यहाँ आपका अप्लाइड फोर्स F, और यहाँ जब बात करते थे बेटा तो ये फ्रिक्शन फोर्स है। तो हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसको पढ़ा था बेटा? एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमने पढ़ा था कि ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और ये बेटा आपके पास फ्रिक्शन फोर्स, तो इन दोनों का रिजल्टेंट, और इन दोनों का रिजल्टेंट हमने ये माना था डायगोनल पैरेललोग्राम लॉ से, और इन दोनों के बीच जो एंगल था ये हमने क्या लिखा था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो हमने डेफिनेशन लिखी थी कि द एंगल between resultant of normal reaction and friction force make with normal reaction। किसके साथ बनाए? नॉर्मल रिएक्शन के साथ। तो वो टर्म बेटा क्या कहलाती है अपने पास? एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और जिसका फॉर्मूला हमने लास्ट में निकाला था tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। इसके बराबर होता है tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, और म्यू बेटा होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसके बाद हमने सेकंड बात की थी, ये कंसेप्ट हम पढ़ चुके थे, और दूसरे नंबर के ऊपर जब हम बात करते हैं तो बेटा अपने पास था एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या था? एंगल ऑफ रिपोज मैंने बेटा आपको पढ़ाया था, ये आपका एक इंक्लाइंड प्लेन है हॉरिजॉन्टल के साथ, और ये एंगल थीटा है। एक ऐसा मिनिमम एंगल जो इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ बनाए, जिसके ऊपर अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखें, यहाँ बेटा अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को रखता हूँ वो जस्ट चलना शुरू कर दे तो क्या कहलाता था? एंगल ऑफ रिपोज। तो एक बात आप सभी को पता है, अगर इस ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे बेटा तो इसका एक्चुअल वेट क्या होगा? mg। ऊपर की तरफ बेटा अगर बात करते हैं तो इसका क्या होता है? r। इधर अगर बात करें बेटा सबसे पहले तो ये दोनों कंपोनेंट ये नीचे की तरफ आएगा बेटा, मान लो ये किधर आएगा आपके पास? नीचे की तरफ आएगा सबसे पहले। तो आप एक बात बताएं, जब ये नीचे की तरफ आएगा तो आप एक बात कह रहे हैं कि सबसे पहले डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि मिनिमम एंगल दैट एन inclined plane make with horizontal when a body placed on it and begin to slide down। अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम इसके ऊपर रखें और वो नीचे आना शुरू कर,
कहने का मतलब ये है कि आपने कई बार छोटे बच्चों के बेटा झूले देखे होंगे जिसके ऊपर वो बैठता है और नीचे स्लाइड करके कहा जाता है बच्चा नीचे। तो वही चीज है सेम कि इंक्लाइंड प्लेन और एक दूसरा एग्जांपल बेसिक अपने घर के बाहर जो हम स्लोप बनाते हैं वो अपनी ऐसे नीचे का अपना रोड होता है और हमें इस तरीके का स्लोप बनाते हैं ताकि इसके ऊपर से आप आसानी से जा सके। तो इसका मतलब अगर यहाँ कोई भी चीज आप रखेंगे तो स्लाइड करके कहाँ आएगी, नीचे आएगी। तो कहता है कि वो मिनिमम से मिनिमम एंगल इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड मतलब झुकी हुई प्लेन, ठीक है, वो बनाए बेटा हॉरिजेंटल। तो ये अपने पास है हॉरिजेंटल और ये है बेटा अपने पास इंक्लाइंड प्लेन। जो तिरछी है ये बेटा इंक्लाइंड प्लेन और जो बिल्कुल प्लेन है एक्स एक्सिस के अलोंग ये है बेटा हॉरिजेंटल। इन दोनों के बीच में वो मिनिमम से मिनिमम एंगल जिसको अगर किसी बॉडी को इस इंक्लाइंड प्लेन पे रखें और जस्ट रखते ही चलना शुरू कर दें, तो ये कहता है कि जस्ट रखते ही चलना शुरू करेगी। इसका मतलब बेटा आप कोई भी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे। तो इसका मतलब रखते ही शुरू कर रही है तो ये अपने आप चल रही है। क्या आप इसके ऊपर कोई भी अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं? आप इसके ऊपर बेटा कोई भी अप्लाइड फोर्स यूज नहीं कर रहे हैं। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। तो इसका मतलब आप इसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ना आप इसको पुल कर रहे हैं ना आप इसको पुश कर रहे हैं, आप सिर्फ इसको रख रहे हैं और रखते ही अपने आप ही नीचे आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ वो ध्यान से देखें। जब बेटा 100% नीचे आएगी तो एक चीज हमें पता है कि फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट होगा। तो बॉडी का मोशन अगर नीचे है तो फ्रिक्शन फोर्स बेटा किधर होगा? फ्रिक्शन फोर्स की अगर मैं बात करूं तो फ्रिक्शन फोर्स बेटा अपने पास ऊपर की तरफ, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। यही बात हम पढ़ते थे। अब देखें बेटा ये mg, अब ये किस फोर्स से नीचे की तरफ आएगा वो कंसेप्ट मैं आपको समझाने जा रहा हूं। अब देखिए एक्चुअल वेट mg था, इसके दो कंपोनेंट तोड़ो बेटा। एक कंपोनेंट ये तोड़ा जिसको नाम दे दिया mg cos ऑफ थीटा और एक ये तोड़ दिया और इसको नाम दे दिया mg sin। अब देखो दो वेक्टर हो गए। अब मैं नीचे तोड़ के दिखाता हूँ। एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे है। ये बेटा आपका mg cos ऑफ थीटा, ये बेटा आपका mg sin ऑफ थीटा और ये आपका रिजल्टेंट क्या होगा बेटा? बोलो तोड़ सकते नहीं तोड़ सकते? ये इसके अलोंग है तो एंगल थीटा के साथ, तो अलोंग हॉरिजेंटल, ये इसके परपेंडिकुलर। बोलो तो एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट तोड़ दिया और एक कैसा तोड़ दिया हमने? परपेंडिकुलर। अब मेरा प्रत्येक विद्यार्थी अच्छे से समझ पाया होगा कि बताओ किस फोर्स से ये बॉडी नीचे की तरफ आ रही है। तो मैं इसकी तरफ इंडिकेट करता हूँ ग्रीन पेन से, तो बोलो ये फोर्स कौन सा है बेटा? mg sin थीटा। कौन सा कंपोनेंट है? वर्टिकल कंपोनेंट के कारण ये बॉडी अपने आप किधर आ रही है? नीचे की तरफ। और वो फोर्स का क्या वैल्यू है? mg sin ऑफ थीटा। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो एक बार बोलो इस डायग्राम। अगर नहीं है तो यस सर बोले, हम आगे बढ़ते हैं। यस सर। थैंक यू। तो इसका मतलब ये बॉडी यस सर। जब नीचे आ रही है अपने आप तो ये नीचे आ रही है mg sin थीटा से। अब मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से ही समझना। हमने एक कंपोनेंट तोड़ा और इस एंगल को हमने थीटा माना है। देखो यहाँ अगर हम बैलेंस करें तो r के बिल्कुल नीचे कौन है? mg cos थीटा। तो याद रखना r की वैल्यू क्या होगी यहाँ से? mg cos थीटा इंक्लाइंड प्लेन के लिए, ठीक है। r की वैल्यू क्या लिखोगे? इंक्लाइंड। और वैसे हम हॉरिजॉन्टल के ऊपर रखते थे बिल्कुल, तो नीचे क्या होता था? mg और ऊपर क्या होता था? r। तो r को किसके बराबर लिखते थे? mg। अब इंक्लाइंड प्लेन है एंगल थीटा से तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही रखेंगे, तो r किसके बराबर आ जाएगा? mg cos ऑफ थीटा। ऊपर r नीचे क्या होगा? mg cos थीटा। दूसरा अगर हम बैलेंस करें तो mg sin थीटा कंपोनेंट और इस साइड है और इस साइड क्या? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। दोनों को बैलेंस करते हैं तो F बराबर क्या होगा? mg sin थीटा। देखो अगर मान लो फ्रिक्शन 5 न्यूटन है तो कम से कम mg sin थीटा की वैल्यू 5 न्यूटन या इससे जस्ट ज्यादा होगी, तभी तो जस्ट चलना शुरू करेगा कि नहीं करेगा। तो मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 5 न्यूटन, इससे जस्ट ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो आप क्या कर सकते हो? इसको नीचे आ सकता है, ठीक है। तो आपके पास कंडीशन ये होगी कि जो फ्रिक्शन है F वो नियरली इक्वल या ग्रेटर देन होना चाहिए किससे? mg sin ऑफ थीटा से, ठीक है। दोनों वैल्यू बेटा हमने यहाँ से निकाली है
आर को बैलेंस कर रहा है mg cos ऑफ थीटा और बैलेंस कर बेटा माइक ऑफ कर लें, इसका माइक ऑन है ऑफ कर लें। अब देखो आर को तो बैलेंस कर रहा है mg cos थीटा और फ्रिक्शन फोर्स को बैलेंस कर रहा है mg sin थीटा। दो वैल्यू आपके पास है, आप डिवाइड कर दो। डिवाइड आप जब यहां से करेंगे तो डिवाइड इक्वेशन 2/1, 2 को 1 से डिवाइड करो बेटा, तो ये वैल्यू आ गई f बटा आर mg sin थीटा डिवाइडेड बाई mg cos कैंसिल, और ये टर्म आ गई बेटा tan थीटा में। और ये वैल्यू आप सभी को पता है जो मैं कल पढ़ा चुका हूँ, म्यू किसके बराबर होता था, F बटा आर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिवाइड बाई नॉर्मल रिएक्शन, या F हमने पढ़ा था म्यू इंटू आर। तो देखो F बटा आर को क्या लिख सकते हैं बेटा यहाँ से म्यू, तो एक चीज और निकल के आ गई, सॉरी आप कंफ्यूज होंगे तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा चेंज करवाता हूँ, यहाँ इसको हमने फाई मानना था क्योंकि एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी यही ले लिया और एंगल ऑफ रिपोज भी यही ले लिया, तो इसको फाई से डिनोट कर लो, ठीक है। ये आपके पास सिचुएशन निकल के आ जाएगी, ये भी आप फाई मान लो यहाँ पे ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। ये सारे में आप फाई कर लेना है, ये आपने फाई कर लिया, कंफ्यूज नहीं होंगे। ये वैल्यू किसने आ जाएगी tan फाई, तो टेंजेंट ऑफ फाई इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, बोलो कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। तो यही वैल्यू आपके पास निकल के आई है कि टेंजेंट ऑफ फाई भी किसके बराबर म्यू और टेंजेंट ऑफ थीटा भी किसके बराबर म्यू। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो एक बात हम कल पढ़ चुके हैं, म्यू किसके बराबर होता है टेन थीटा, तो म्यू अगर टेन थीटा के बराबर है तो म्यू किसके बराबर है टेन फाई, और दोनों को अगर बराबर कर दें टेंजेंट ऑफ फाई और टेन ऑफ थीटा, तो याद रखना थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, और थीटा का मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन और फाई का मतलब एंगल ऑफ रिपल्ज, क्या होगा एंगल ऑफ रिपल्ज। देखो बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट लगाया है, सिर्फ आर को बैलेंस किया है mg cos फाई से और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बैलेंस किया है mg sin फाई से, ठीक है। दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया है और म्यू की वैल्यू क्या पुट कर दी हमने, म्यू की वैल्यू है बटा आर, तो म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ फाई निकल के आ गया, और टेंजेंट ऑफ फाई आया तो म्यू हमें कल पढ़ा था कि म्यू किसके बराबर होता है टेन थीटा, और यहाँ से थीटा किसके निकल आएगा, ये फाई के बराबर, तो इसका मतलब एंगल ऑफ रिपोज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। कर लोगे बेटा यहाँ तक, यहाँ तक पर यस सर। उतार ले बेटा। रब कर दे बेटा इसको। यस सर। Yes, sir. देखो ये दो चीज आपने पढ़ी है बेटा, एक आपने एंगल ऑफ फ्रिक्शन और दूसरा आपने एंगल ऑफ रिपोज। अब दो चीज आपके पास निकल के आती है कि हमने एक टर्म पढ़ी थी काइनेटिक फ्रिक्शन, ये टर्म पढ़ी थी, तो एक बार कोई भी बच्चा बताएगा काइनेटिक फ्रिक्शन क्या था, एनीवन स्टूडेंट। The force of friction which come into play when a body actually move on the surface of other body. बेटा कि वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दो बॉडी के बीच जब एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के ऊपर एक्चुअली मूव करना शुरू करेगी वो काइनेटिक था, जस्ट चलना शुरू करेगी लिमिटिक था, और मूव ही नहीं करेगी तो स्टैटिक था। अब इसके भी दो पार्ट आ गए, काइनेटिक फ्रिक्शन के भी दो पार्ट बन गए, और काइनेटिक फ्रिक्शन के दो पार्ट कौन से बन गए, एक बन गया बेटा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, मतलब स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दूसरा अपने पास हो गया बेटा रोलिंग फ्रिक्शन। एक आपके पास बना स्लाइडिंग
और दूसरा बेटा अपने पास बना रोलिंग। स्लाइड का मतलब घसीटना और रोलिंग का मतलब बेटा लुढ़कना। ठीक है, तो एक का मतलब होगा घसीटना और एक का मतलब होगा लुढ़कना। ठीक है, तो बात करता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है। तो मैं यहाँ पे मैं अगर स्लाइडिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन लिखूं तो क्या बनेगी, द फोर्स ऑफ friction that come into play when a body slides a slide over surface of another body is called sliding friction. Is called sliding friction. ये वही चीज होगी बेटा कि जैसे अपने स्कूल के अंदर बच्चे उस झूले के ऊपर ऊपर बैठते हैं और नीचे घसीट के आते हैं, या अपने घर के बाहर जो रैंप होता है उसके ऊपर कोई भी बच्चा वो बैठ जाता है तो घसीट के कहाँ आता है, नीचे आता है। तो इसका मतलब वही एग्जाम्पल हो गया और एक काइनेटिक फ्रिक्शन का ही पार्ट है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऐसा फ्रिक्शन जो तब पैदा होगा जब वन बॉडी, एक बॉडी स्लाइड करेगी किसी सरफेस ऑफ दूसरी बॉडी के ऊपर। ठीक है, तो दूसरी बॉडी के सरफेस के ऊपर कोई एक बॉडी, पहले बॉडी अगर मान लो उसके ऊपर क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है, घसीट के आ रही है, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। डेफिनेशन उतार ली बेटा सभी ने? यस सर। यस सर। दूसरी डेफिनेशन बेटा अपने पास लिखे हैं रोलिंग फ्रिक्शन। दूसरी हम बात करते हैं बेटा, और दूसरी अपने पास आती है रोलिंग फ्रिक्शन। इसमें लिखें द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, the force of friction which come into play when a body rolls over the surface of another body is called rolling friction। जैसे बेटा किसी भी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर अगर हम एक सिलेंडर को रखें बेटा, जो अपना गैस सिलेंडर होता है, इसको रखें तो इस सिलेंडर क्या घसीट के आएगा या लुढ़क के आएगा बेटा, बताओ? किसी इंक्लाइंड लुढ़क के आएगा। तो इसमें जो फ्रिक्शन पैदा होगा उसको किस नाम से जाना जाएगा, रोलिंग फ्रिक्शन इस नाम से। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक ऐसा फ्रिक्शन विच कम इनटू प्ले तब पैदा होगा जब आपके पास व्हेन ए बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, तो एक बॉडी किसी दूसरे सरफेस के ऊपर रोल करती है, रोल्स करती है, लुढ़क के आती है, तो ऐसे फ्रिक्शन को क्या नाम कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। और नीचे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट बना ले, जैसे हमने 3 फ्रिक्शन पढ़े थे, स्टैटिक, काइनेटिक और लिमिटिंग। तो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन किसका था बेटा, स्टैटिक का, फिर उससे कम किसका था, लिमिटिंग का, और सबसे कम किसमें था, काइनेटिक में। यही 3 चीज पढ़ते थे। सबसे ज्यादा किसमें था, स्टैटिक में, उससे कम लिमिटिंग में, और सबसे कम फ्रिक्शन हो गया था तभी बॉडी एक्चुअली मूव करना शुरू किया, तो उसमें किसमें था, काइनेटिक। अब आपसे पूछ ले कि रोलिंग और एक आपके पास है स्लाइडिंग, तो इसमें कौन सा फ्रिक्शन कम होगा। अपने जो गाड़ी के टायर होते हैं ये बेटा रोल करते हैं, घूमते हैं, तो इसका मतलब रोलिंग फ्रिक्शन कम है तभी तो टायर तेज चलता है, बजाय किसके, स्लाइडिंग फ्रिक्शन के। ठीक है, तो रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज
लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये रोलिंग फ्रिक्शन है बेटा वो मच स्मॉलर देन ए स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो नोट में लिख दे नीचे कि रोलिंग फ्रिक्शन is always much smaller than आपके पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन इज मच स्मॉल ऑलवेज मच स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये बेटा नोट, ठीक है। ये था आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शन के टाइप। और बेटा जो काइनेटिक फ्रिक्शन है याद रखना इसका एक दूसरा नाम भी होता है डायनेमिक फ्रिक्शन। इसका मतलब ही मोशन ही होता है बेटा। काइनेटिक फ्रिक्शन का दूसरा नाम कई बार काइनेटिक ना लिखा मिले तो इसकी जगह आप यूज कर सकते हो डायनेमिक फ्रिक्शन। दोनों की एक ही बात है, चाहे काइनेटिक लिखा मिले चाहे आपको डायनेमिक। बेटा यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया है आपको फ्रिक्शन के अंदर, इसमें अगर किसी बच्चे को डाउट है तो विदाउट एजुकेशन पूछ बोलो, कर लोगे बेटा? यस सर। नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग बात करते हैं, वो देखिए अब तक हमने फ्रिक्शन पढ़ा है, एंगल ऑफ रिपोज पढ़ा है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा है, ठीक है। और हमें ये पता चल गया फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगता है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ मोशन, और कैसे हमें कंपोनेंट रिजोल्व करते हैं। सारी बातें हमने पढ़ ली। तब कोई भी बॉडी को अगर हम इंक्लाइंड प्लेन पे मूव कराएं या एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कराएं, कहीं भी अगर मूव कराएं तो वो डिस्प्लेस होगी। अगर बेटा वो डिस्प्लेस होगी, अगर वो चलेगी तो कुछ ना कुछ फोर्स हमें देना पड़ेगा, चाहे तो बाहर से एक्सटर्नल दें और चाहे बॉडी अपने आप चले। लेकिन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वर्क डन। तो हर बॉडी अगर चलेगी तो क्या बनाएगी? वर्क डन बनाएगी, ठीक है। इसके लिए बेटा हम बात करते हैं सबसे पहले, और सबसे पहला केस आपके पास आता है डेरिवेशन, वो आता है वर्क डन in sliding a body over a horizontal surface। ये कहता है कि वर्क डन इन स्लाइडिंग ए बॉडी ओवर ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। किसी बॉडी को अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर हम स्लाइड करें तो उसके ऊपर कितना वर्क डन होगा वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने थ्योरेटिकल पार्ट लिखवाता हूँ, ध्यान से देखो। लेट अस कंसीडर ए बॉडी of weight mg resting on a rough horizontal surface the weight of body is balanced by नॉर्मल रिएक्शन। देखो इस थ्योरेटिकल पार्ट को उतार लें और ध्यान से देखें। ये नीचे एक सरफेस है, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये कोई बॉडी हमने रखी है। सपोज दैट ये अपने पास होता है एक्चुअल वेट नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ मैंने आपको बताया क्या होता है r, जब हॉरिजॉन्टल सरफेस की बात करते हैं। और जब इंक्लाइंड प्लेन की बात करते हैं तो इस mg के दो कंपोनेंट टूट जाते हैं।
तो कोई भी बच्चा बताइए इस mg के दो कौन कौन से कंपोनेंट तोड़ते हैं बेटा इंक्लाइंड प्लेन में, बताओ बोलो बेटा। mg sin थीटा और mg cos थीटा। एक mg sin थीटा तोड़ते हैं और एक mg cos थीटा, और हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए एज इट इज रखते हैं। अब एक बात करते हैं हम थोड़ी देर के लिए, यहाँ मैं P लिख लेता हूँ, और P का मतलब बेटा यहाँ पे अप्लाइड फोर्स, P का मतलब बेटा अप्लाइड फोर्स, अभी कंफ्यूजन ना हो। और इधर जब अप्लाइड फोर्स लगेगा तो इससे अपोजिट बेटा फ्रिक्शन फोर्स, छोटा f हमने डिनोट कर लिया फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, इस बात को ध्यान दें कि हमने कहा है कि लेट अस कंसीडर, हमें मानना है ए बॉडी ऑफ वेट mg, एक बॉडी जिसका वेट बेटा mg, ए बॉडी ऑफ वेट mg रेस्टिंग रखी हुई है उन्हें रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, इस सरफेस के ऊपर रखी है, इस सरफेस। तो कहता है कि वेट ऑफ बॉडी इज बैलेंस्ड बाय नॉर्मल रिएक्शन आर, इस बॉडी का वेट कौन बैलेंस कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन आर कर रहा है, ठीक है। तो इस बात का हमें पता चल गया कि यहाँ अगर मैं बात करूँ तो आर की वैल्यू बेटा क्या है mg, ठीक है, आर की वैल्यू mg। इसके बाद हम बात करते हैं कि मैंने P फोर्स अप्लाई किया रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, इस बॉडी के ऊपर। तो एक बात, ये मेरी बात ध्यान से समझना, मैं मैथमेटिकल के टर्म में बता रहा हूँ। अगर सपोज दैट मैं 5 न्यूटन फोर्स लगाया तो ये बॉडी नहीं चली, नहीं चली तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स जाता है। अगर मैंने 6 लगाया तो ये बॉडी नहीं चली, फ्रिक्शन फोर्स जाता है। अगर सपोज दैट मैंने 7 न्यूटन लगाया, ठीक है, और 7 न्यूटन के ऊपर भी ये बॉडी नहीं चली, और जस्ट मैंने 7.001 लगाया तभी इसने चलना शुरू कर दिया, जस्ट थोड़ा सा बढ़ाया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे को अप्लाइड फोर्स या तो फ्रिक्शन से ग्रेटर देना पड़ेगा, ग्रेटर देन फ्रिक्शन, ठीक है, और या अगर मैं बात करूं तो जस्ट नियरली इक्वल तो मिनिमम से मिनिमम देना ही पड़ेगा। और नियरली इक्वल देखो 7 के लगभग ये टर्म बराबर है, बिल्कुल जरा सा फर्क है, तो या तो मिनिमम फ्रिक्शन के बराबर हो या फ्रिक्शन फोर्स से क्या हो, ज्यादा हो। समझ में आई मेरी बात, कि अप्लाइड फोर्स जो आप लगाओगे वो मिनिमम से मिनिमम फ्रिक्शन से कम तो हुआ, तो अगर इससे कम अगर मैं 6.9 भी लगा देता तब भी ये बॉडी नहीं चलती, तब भी ये बॉडी नहीं चलती। तो इसका मतलब जो आप अप्लाइड फोर्स लगा रहे हो जस्ट स्टार्ट करने के लिए, किसको स्टार्ट करने के लिए, इस बॉडी को जस्ट मूविंग करवाने के लिए आप जो अप्लाइड फोर्स लगाओगे वो या तो इस मिनिमम से मिनिमम तो इस फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होना चाहिए, या इससे क्या होना चाहिए, ज्यादा, या इससे क्या हो बेटा, ज्यादा। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, कि कम से कम या तो इसके बराबर हो या इससे जस्ट बड़ा हो, तो वो क्या कहलाएगा आपके पास अप्लाइड फोर्स, और वो अप्लाइड फोर्स इस बॉडी को जस्ट चला सकता है, जस्ट मूव करवाएगा। इसलिए हम यहाँ अगर मैं बात करूं तो अपने पास क्या टर्म आएगी वो ध्यान से देखें। लेट बॉडी जस्ट स्टार्ट टू, अगर आप जस्ट स्टार्ट टू मूव करवा रहे हो तो रियल में वर्क डन हमें पता है बेटा, वर्क डन का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बोलो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और अगर हम बात करें जब ये बॉडी स्टार्ट करेगी तो अपना अप्लाइड फोर्स क्या है, P है, तो अप्लाइड फोर्स अपना क्या है, P। तो अगर मैं P वैल्यू है ये नियरली किसके बराबर लें, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या जस्ट इससे थोड़ा सा ज्यादा, तभी तो ये जस्ट चलना शुरू करेगी। तो इस F की जगह मैं छोटा f रख तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F, और इनटू क्या आ जाएगा बेटा S। और अब मेरे एक बात बताएं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या पढ़ चुके थे बेटा, म्यू इंटू आर, और यहाँ मैं पुट करूँ F की जगह तो ये क्या बन जाएगा, म्यू इंटू आर, और इंटू क्या आ जाएगा बेटा S। और ऊपर वाले इक्वेशन में देखो आर की जो वैल्यू है बेटा वो किसके बराबर है, mg। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या निकल के आया, म्यू mg और इनटू क्या आया
ठीक है। और एस बेटा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, एस यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट। फिर देखें आर को बैलेंस किया है और आर को बैलेंस किया है एमजी ने। तो मैंने कहा कि बॉडी जस्ट स्टार्ट टू मूव, जस्ट चलना शुरू करेगी। तो बिल्कुल कहने का मतलब यही है कि आपको मिनिमम से मिनिमम कितना फोर्स देना पड़ेगा। तो जस्ट चलाने के लिए आपको मिनिमम से मिनिमम फ्रिक्शन फोर्स के बराबर तो फोर्स लगाना ही लगाना पड़ेगा। तो आपने इस एफ की वैल्यू कितनी पुट कर ली यहाँ पे, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। एफ इंटू एस, एफ की वैल्यू क्या होती है म्यू इंटू आर, और आर की वैल्यू क्या हो गया एम इंटू जी। तो वर्क डन क्या निकल के आएगा, म्यू एम जी इंटू एस। ये डेरिवेशन बेटा उतार लें, किसी को डाउट है बच्चे को तो बिल्कुल विदाउट एक्सप्लेनेशन पूछे। सभी प्यारे बच्चे इनको उतार लें। आवाज क्लियर नहीं आ रही, बताएं बेटा। थैंक यू बेटा नेहा, थैंक यू। हो गया सर। सभी बच्चों का हो गया बेटा, यस सर। यस सर। थैंक यू बेटा। और एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, जितने भी आपके भाई बहन जो क्लासेस में अटेंड नहीं हो पा रहे हैं कुछ, तो उन बच्चों को ज़रूर बता दें अगर स्कूल नहीं लग पाते हैं तो सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस और जो आपके ऑनलाइन टेस्ट होते हैं यही आपको क्लास प्रमोशन करने का एक ऑप्शन बचेगा। तो जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं उनकी अटेंडेंस हमारे पास डायरेक्ट लग रही है बेटा, और उनको आप बी केयरफुली सावधानी से बता सकते हैं कि बेटा ऑनलाइन क्लास लेना मस्ट है, और नहीं लोगे तो बिल्कुल भी 1% प्रमोट नहीं कर पाएंगे। ये जितने भी आपके साथी भाई बहन बच्चे हुए हैं जो क्लास के अंदर नहीं आ रहे हैं और जो ये सोच रहे हैं कि हमें वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, हम रिकॉर्डेड इसीलिए नहीं दे पा रहे कि बच्चा लाइव क्लास में नहीं आ पाएगा। तो बेटा लाइव क्लास में आना मोस्ट इम्पोर्टेंट है और वो आना चाहिए लाइव क्लास में, ठीक है। तो जो भी साथी नहीं बचे हैं उनको बता देना कि यही एक ऑप्शन है, और लाइव जैसे जो बच्चा ज्वाइन करता है तो हमारे पास उसकी परमानेंट अटेंडेंस रिकॉर्ड हो जाती है कि आज इसने क्लास ली है या नहीं ली है, कौन बच्चा कर रहा है कौन बच्चा नहीं कर रहा है, सारा एक एक रिकॉर्ड हमारे पास मेंटेन हो, ठीक है। तो प्रत्येक विद्यार्थी जरूर इस बात को सीरियसली ले और उनको बिल्कुल कोऑपरेट करके एक बार बताएं बेटा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं और वो देखें बेटा, नेक्स्ट हेडिंग बनाएं। अब हम बात करते हैं इंक्लाइन प्लेन के लिए। वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी अप एंड इंक्लाइन प्लेन, ये आपके पास दूसरा वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी अप एंड इंक्लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अब तक हमने प्लेन के लिए पढ़ा था, हॉरिजॉन्टल के लिए, और अब बेटा हम पढ़ रहे हैं अगर इंक्लाइन प्लेन हो और उसके ऊपर भी बॉडी ऊपर की तरफ लेके जानी हो तो क्या करना है हमें। तो लिखें पहले इसकी थ्योरेटिकल पार्ट, लेट अस कंसीडर ए बॉडी of weight mg is placed on an inclined plane theta be the angle of inclination. If force P is applied
on the body so that body just begin to move in incline. यहाँ तक एक बेटा सभी थ्योरेटिकल पार्ट जरूर उतारें और प्रत्येक बच्चा नोटबुक जरूर प्रिपेयर कर ले बेटा। इस सिलेबस दोबारा नहीं हो पाएगा, इसको अच्छे से आप लाइक एज ए क्लासरूम ही पढ़ पा रहे हैं, तो इस बात को जरूर याद रखें कि जो हम लिखवा रहे हैं इसका रजिस्टर आप अच्छे से प्रिपेयर करें। क्या कहता है कि हमने बेटा लेट अस कंसीडर ए बॉडी ऑफ वेट mg, हमने एक बॉडी मानी जिसका वेट mg है, उसको रख दिया बेटा एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर और थीटा भी था एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। तो पहले यहीं पे हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ये मेरे प्रत्येक विद्यार्थी को पता है इंक्लाइंड प्लेन है। इसने साफ साफ कह दिया बेटा कि ये थीटा है, ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। अब हमें कोई डाउट नहीं होगा, हम इसको थीटा ही मान लेंगे। ठीक है, हमने उसके अंदर डेरिवेशन में फाई मानना था, लेकिन गिवन है तो थीटा मान लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ हमने क्या लिखा, थीटा। और कहा है कंसीडर बॉडी ऑफ वेट mg प्लेस ऑन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन पर रखनी है तो बेटा यहाँ रख दो, ये अपना इंक्लाइंड प्लेन हो गया। ये मैंने बता रखा है हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो इसका वेट है mg, तो इसको बेटा आपने माना h। ठीक है, तो 100% मेरे को भी एक बात का पता है, r किधर होगा, ऊपर। बोलो r किधर होगा। अब आप खुद कह रहे हो ए फोर्स P इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, एक ऐसा फोर्स P लगाना है जो बॉडी को किधर लेके जाए बेटा, ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ तो ऐसे जाओगे और नीचे आओगे तो ऐसे आओगे, तो इसका मतलब ऊपर की तरफ जा रहे हो तो आपको P फोर्स ऐसे लगाना है। बोलो लगाना है, तो आप किधर मूव कर जाओगे बेटा, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ऊपर की तरफ क्या लगाया आपने, P फोर्स। अब कह रहा है कि जैसे ही बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी तो कोई भी बच्चा मेरे को ये बताए कि फ्रिक्शन फोर्स किधर होगा बेटा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर होगा। बोलो बोलो बेटा, नीचे। शाबाश। ये जब बॉडी ऊपर जाएगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर होगा, नीचे। ये बात प्रत्येक विद्यार्थी को अच्छे से पता है। और हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमने ये माना r। अब देखो यही जो चीज है, अब बात कौन सी आ गई, इनक्लाइंड प्लेन। अब मेरे को प्रत्येक विद्यार्थी बताएगा इनक्लाइंड प्लेन आते ही अपना पहला काम क्या होता है बेटा, बोलो। इनक्लाइंड प्लेन आते मैंने क्या बता रखा है, क्या रिजोल्व करने होते हैं, कंपोनेंट। शाबाश। तो बोलो यहाँ मैं कंपोनेंट तोड़ूंगा, उसका क्या नाम होगा बेटा, mg cos थीटा। और यहाँ मैं कंपोनेंट तोड़ूंगा, उसका नाम क्या हो जाएगा, mg sin। हो गया। जब भी इंक्लाइंड प्लेन नजर आए, जब भी इंक्लाइंड प्लेन नजर आए तो 100% कंपोनेंट तोड़ लो और mg sin थीटा mg cos थीटा। ठीक है, यही वैल्यू आपने तोड़ी। जैसे ही आपने कंपोनेंट तोड़ा और आपको एक बात और पता चल गई कि इधर ही डायरेक्शन, इधर ही डायरेक्शन। इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ और अच्छे से समझ जाएंगे आप। इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। देखें ये वैल्यू आपके पास, बेटा माइक ऑफ करें, जिसका माइक बेटा माइक ऑफ। हाँ बेटा जो भी बच्चा बोल रहा है माइक ऑफ करे पहले। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब डायग्राम प्रत्येक विद्यार्थी को अच्छे से समझ में आया होगा कि ऊपर बेटा नॉर्मल रिएक्शन r, नीचे एक्चुअल वेट mg, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बेटा थीटा, ऊपर ले जाने के लिए अप्लाइड फोर्स p, तो इसको लिखा बेटा अप्लाइड फोर्स p। ठीक है, अब बॉडी ऊपर जा रही है, ठीक है, p फोर्स से, लेकिन नीचे की तरफ दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और दूसरा बेटा कौन सा काम कर रहा है, mg sin ऑफ थीटा। बोलो यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है, एक तो बोलो कौन सा काम कर रहा है, mg sin ऑफ थीटा,
और एक कौन सा काम कर रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अब पहला काम देखें, इनक्लाइंड प्लेन में आर की वैल्यू कौन बैलेंस करता है, बताओ कोई भी बच्चा। इनक्लाइंड प्लेन के लिए आर की वैल्यू क्या आएगी बेटा? अरे आर, शाबाश, आर की वैल्यू किसके बराबर होती है, एम जी कोस ऑफ थीटा। यह हम पढ़ चुके हैं, आर की वैल्यू एम जी कोस ऑफ। पहली क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में हम बात करते हैं, ये पी अप्लाइड फोर्स है बेटा, माइक ऑफ कर लें जिसका ऑन है। पी अप्लाइड फोर्स है, आप बॉडी को बेटा ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन दो फोर्स नीचे की तरफ लग रहे हैं, तो आपको मिनिमम फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, इन दोनों के सम के बराबर तो लगाओगे, तभी तो आप कहाँ जा सकते हो ऊपर। मान लो इन दोनों का सम है 10 न्यूटन, तो आपको मिनिमम 10 न्यूटन या 10 से क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा, तभी ये प्लेन कितना, तभी ये बॉडी कहाँ जा सकती है, ऊपर की तरफ। तो P अप्लाइड फोर्स इन दोनों का सम हो गया कि नहीं होगा, ये ऊपर की तरफ और ये दोनों कितने बेटा, नीचे की तरफ। तो बोलो P की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ से, mg sin थीटा प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, प्लस आपके पास बेटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। दो वैल्यू आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन आ गई है, एक आपके पास mg cos थीटा, दूसरी आपके पास P इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस f, क्योंकि ये दोनों वेक्टर आपके पास क्या है, ये दोनों वेक्टर की डायरेक्शन आपके पास सेम है, mg sin थीटा और f। अब प्रत्येक विद्यार्थी मेरे को बताए कि F किसके बराबर होता है, बताओ बेटा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या, बोलो। अरे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, mg। बोले यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा आपके पास, म्यू इंटू आर। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इंटू आर, हम पढ़ चुके हैं इस बात को। अब इसमें पुट करो, P इज इक्वल टू mg साइन ऑफ थीटा प्लस f की वैल्यू बेटा म्यू इंटू आर, म्यू इंटू आर, लिख लिया। अब फिर देखो एक बार, ये वैल्यू बन गई आपके पास mg साइन थीटा म्यू एज इट इज बेटा, और आर, आर ये लिख रखा है क्या है, mg कोस थीटा, mg कोस थीटा। आर की वैल्यू क्या है बेटा, mg कोस ऑफ थीटा। अब मेरा प्रत्येक विद्यार्थी आसानी से कर पाएगा, mg को बेटा कॉमन ले लो, क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस क्या बचेगा, म्यू, और यहाँ क्या बचेगा बेटा, कोस थीटा। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बिल्कुल सिंपल सा था। आर को बैलेंस कर रहा है कौन, mg कोस थीटा, पी ऊपर की तरफ खींचने वाला फोर्स है, लेकिन दो फोर्स किधर लग रहे हैं, नीचे की तरफ, और जब दो फोर्स बेटा नीचे की तरफ लग रहे हैं तो इन दोनों के सम के बराबर तो आपको अप्लाइड फोर्स लगाना पड़ेगा। तो P की वैल्यू इन दोनों का सम mg sin थीटा प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, छोटे f को डिनोट करते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू बेटा क्या होती है, म्यू इंटू आर, और P निकाला तो mg sin थीटा प्लस म्यू इंटू आर, और R हमने ऊपर देखा इंक्लाइंड प्लेन के लिए क्या होता है, mg cos थीटा, और P की वैल्यू निकल के आ गई mg sin थीटा प्लस म्यू cos ऑफ थीटा। और अब मेरा प्रत्येक विद्यार्थी बताएगा कि वर्क डन का रियल फॉर्मूला क्या होता था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वर्क डन यहाँ पे अपना फोर्स क्या था, अप्लाइड फोर्स P, तो F की जगह क्या पुट करूंगा, P, और इनटू क्या आ जाएगा, S। अब पुट कर लो बेटा, माइक ऑफ करे जिसका ऑन है, W बराबर P की जगह mg साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा, और इनटू क्या आ जाएगा, S। ये एक्सप्रेशन निकाला बेटा अपने, वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी अप इन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर किसी बॉडी को ऊपर ले जाने के लिए जो फॉर्मूला लगाना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है, उसके लिए आपके पास ये फॉर्मूला। एक बार सभी बच्चे इसको उतार लें, फिर मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर दूंगा। 2 मिनट का टाइम है, प्रत्येक विद्यार्थी इस डेरिवेशन को अच्छे से उतार। थैंक यू बेटा संजना, थैंक यू। उतार लें बेटा। उतार लिया सर। उतार लिया सर। उतार लिया सर। ओके सर, हो गया।
तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया बेटा इनक्लाइंड प्लेन के लिए? अरे हाँ या ना का जवाब तो दिया करो बेटा। हो गया सर। थैंक यू बेटा, थैंक यस यू, सर। थैंक यू, थैंक यू बेटा। तो देखें, दो फॉर्मूले बेटा आपने यहाँ से पढ़े हैं। अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस की बात करता तो मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था म्यू mg इंटू एस, बोलो यही पढ़ाया था इससे पहले वाला। और जो इनक्लाइंड प्लेन की बात करते हैं तो फॉर्मूला अपने पास क्या निकल के आया, W बराबर mg साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा इंटू एस। यहाँ तक किसी को डाउट है तो 2 मिनट का समय आपका खत्म होने जा रहा है बेटा, पूछ सकता है। और इसी में मैं बहुत इंपॉर्टेंट नोट बनवाने वाला हूँ, अब उसको फिर ध्यान से देखें। यहाँ तक डाउट है या उतार लिया है तो रेज योर हैंड्स या यस सर बोलो। यस सर। थैंक यू, यस सर। यस सर। थैंक यू। तो देखें, थैंक यू। तो बात करते हैं अब इसी के अंदर, और बाद में अपने पास क्या कंडीशन आती है वो देखें। एक छोटी सी टर्म बेटा अपने पास आती है कि मैंने यहाँ एक बात लिखी है कि P बराबर, नोट बनाना बेटा इसी आर्टिकल के नीचे नोट लिखा। आपने P की जो वैल्यू निकाली बेटा वो है mg साइन थीटा बेटा प्लस म्यू कोस थीटा। यही वैल्यू निकाली आपने P की। देखो सोल्व करके कुछ नहीं, P2 का सम था, F बराबर म्यू आर पुट किया है और R की वैल्यू पुट की और ये निकल के आ गया। तो P भी बेटा क्या है, फोर्स है। और न्यूटन का सेकंड लॉ फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मैं इसको लिख सकता हूँ mg साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा, तो लोग कह सकते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल। और एक्सेलरेशन की वैल्यू बेटा क्या निकल के आई, g तो बाहर साइन थीटा बेटा प्लस म्यू कोस। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ये बात बताओ बेटा, समझ में आई यहाँ से? तो इसका मतलब अब दो चीज निकाल लिया आपने कि अगर वर्क डन पूछे तो बहुत अच्छी बात है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला जो नीचे लगा रखा है इसका फॉर्मूला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे तो उसके अंदर आपको सभी करवाऊंगा मैं ये, तो इसके अंदर आप डायरेक्ट यहाँ से निकालेंगे। अगर सिर्फ कई बार कंपटीशन एग्जाम में यही बात पूछता है कि विच रिलेशन इज करेक्ट, कौन सी रिलेशन करेक्ट है अगर किसी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर किसी बॉडी को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो याद रखना एक्सेलरेशन का फॉर्मूला A बराबर g साइन थीटा प्लस म्यू क्या होता है, कोस थीटा। ठीक है, ये वैल्यू जब आप यहाँ से निकालेंगे तो आसानी से आपके पास किसके लिए निकल के आ जाएगी, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो P की वैल्यू को कुछ नहीं किया, P की वैल्यू अपने पास ये आई थी, P की वैल्यू को हमने पुट किया है न्यूटन के सेकंड लॉ से। और न्यूटन के सेकंड लॉ से बेटा सिर्फ हमने इसको लिखा है कि न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि F बराबर क्या होता है m में, और m से m क्या हो गया बेटा यहाँ पे कैंसिल। ठीक है, और m से m कैंसिल होते ही हमने यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल ली, a की। तो देखो दो चीज पढ़ी है, एक इंक्लाइंड प्लेन के लिए पढ़ा है बेटा, एक रफ हॉरिजॉन्टल। तो तीसरा केस आपके दिमाग में आया होगा कि बॉडी नीचे भी तो आ सकती है, बॉडी स्लाइड डाउन भी होती है। ठीक है, उसका केस हम कल के क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बेटा हमने पढ़ा है एंगल ऑफ रिपोर्ट्स, टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, वर्क डन ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस और वर्क डन ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, चारों आपके डेरिवेशन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस कंसेप्ट को बेटा जो मैं करवा रहा हूँ इसको नोटबुक में अच्छे से लिखें और 2-3 बार घर पे प्रैक्टिस करें। आशा है सभी विद्यार्थी इस चीज को बहुत सीरियसली ले रहे होंगे। और लास्ट टाइम फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी साथी, जो भी भाई बहन आपका ऑनलाइन क्लासेस में एंटर नहीं कर पा रहा है या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो संपर्क करें और ऑनलाइन क्लास का महत्व उनको बता दें कि प्रमोशन का एक ही जरिया है और दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है। और यहाँ तक अगर अच्छे से समझ में आया है
तो रेज योर हैंड्स। और आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप नेक्स्ट क्लास में जुड़िए, जो आपका ब्रेक है वो ब्रेक के अंदर आप अपना पानी वगैरह पिए और अगली क्लास में जुड़िए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू बेटा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है बेटा।